नमस्कार, स्वागत है आप लोग का परीक्षावाड़ी चैनल पे। हम लोग संविधान सभा को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग का दूसरा लेक्चर है संविधान सभा पे। तो संविधान सभा में हम लोगों ने संविधान की मांग को देख लिया है कि किस सबसे पहले मांग कैसे की गई, कौन किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने संविधान सभा के गठन को देख लिया है कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सदस्य आते थे। फिर उद्देश्य प्रस्ताव को हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग उससे आगे की जानकारी लेंगे जो संविधान सभा में महत्वपूर्ण था। काफ़ी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसकी बारीकियों को एकदम हम लोग को ध्यान से देखते चलना है और याद करते चलना है, समझते चलना है कि परीक्षा में पूछे यदि उससे प्रश्न तो बाहर न जाए। तो अब कुछ हम लोग परिवर्तन देखेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। तो संविधान सभा में भी कुछ परिवर्तन आया। संविधान सभा का गठन 1946 में ही हो चुका था, लेकिन जो एक्ट था वो 1947 में आया। कौन सा एक्ट? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो उसके परिवर्तनों को देखेंगे संविधान सभा के। संविधान सभा के परिवर्तन रूप। क्यों? तो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया है उसके एवज में। तो इसका जो पहला प्रारूप था वो क्या था कि जब स्वतंत्रता अधिनियम आया तो स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ही भारतीय संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय बना दिया गया, एक स्वतंत्र निकाय बना दिया गया। अब कोई भी डिसीजन वो ले सकती थी, कोई भी कानून बना सकती थी, कोई भी अपने लिए नियम बना सकती थी, विनियम बना सकती थी, उपनियम बना सकती थी। कैसे हमको चलना है, कैसे क्या करना है, सारी की सारी चीज़ें वो अपने लिए बना सकती थी। वो सारी शक्तियाँ उनको प्रदान कर दी गई। उनको ये अधिकार प्रदान किया गया कि वो जितने भी अधिनियम बने हुए हैं जो आज़ादी से पहले के हैं, यानी जो पहले से अंग्रेजों द्वारा बनाए गए और चले आ रहे हैं, उनको समाप्त कर सकती है कुछ हद तक, या पूरा पूरा रूप से समाप्त कर सकती है। सारी की सारी शक्तियाँ इनको इस एक्ट के माध्यम से प्रदान किया गया। तो क्या हो गया? ये एक संप्रभु निकाय हो गया। इसी मैं पहले भी बताया था कि 1947 के एक्ट में जो अधिकार दिया गया है कि संविधान सभा चाहे तो 1947 वाला जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है अब उसको भी समाप्त कर सकती है, उसके भी प्रावधानों को मान नहीं सकती है, यानी अभी इतना हद तक स्वतंत्र हो जाती है। फिर दूसरा इसमें क्या होता है कि दूसरा जो संविधान सभा है वो वही विधायिका के रूप में भी कार्य करने लगती है। यानी कि जो संविधान सभा हम लोग की गठन हुई है उसी भवन में अब वो कुछ दिन विधायिका के रूप में कार्य करती थी और कुछ दिन संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी। डबल कार्य करती थी वो। तो जिस दिन संविधान सभा की कार्य करती थी, जैसे आज ऐसे उदाहरण द्वारा समझिए कि हमारी लोकसभा है, तो लोकसभा का कार्य क्या है? तो विधि बनाना कार्य है, विधायिका है वो हमारी। तो उसी में से कुछ दिन निकाल के वो संविधान के गठन के संविधान लिखने में अपना समय देती थी, उस पर चर्चा करने में या संविधान बनाने में समय अपना देती थी। तो उसको वो संविधान सभा बोला जाता था। और जब वो कोई कानून पास करना होता था या कोई देश में मुद्दा चल रहा है या कोई नियम बनाना है तो उसको भी देखना था। भाई, देश को संचालित करने के लिए विधायिका की बैठक अनिवार्य हो जाती है। तो उसके लिए जब बैठक होती थी उसको विधायिका के रूप में लिया जाता था, यानी वो अब विधायिका का कार्य कर रही है। तो जब वो संविधान सभा का कार्य कर रही होती है वही लोग थे, तो केवल उद्देश्य बदला करता था। यानी आज हम लोग विधायिका के रूप में बैठ रहे हैं, कल संविधान बनाने के उद्देश्य से बैठेंगे। तो जब विधायिका के रूप में बैठती थी के रूप में जब बैठक होती थी संविधान सभा की कहिए उन सदस्यों की, तो उनकी अध्यक्षता कौन करता था? जीवी मावलंकर करते थे, क्योंकि वो अब विधायिका के रूप में कार्य कर रही थी। जीवी मावलंकर।
इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव शंकर मावलंकर, ठीक। तो ये था। और जब संविधान सभा के रूप में बैठती थी, संविधान सभा के रूप में बैठती थी, तो उसका अध्यक्षता कौन करता था? तो मैं पहले भी बताया था कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी संविधान सभा की अध्यक्षता करते थे। दोनों कौन थे? अध्यक्ष थे। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई उम्मीद होगी। बस कॉन्सेप्ट को समझते चलना है। चीजें आज आज की डेट में थोड़ा बहुत आप लोग समझते हैं तो इस चीजों को समझ जाएंगे। बाकी हम लोग अलग से संसद के बारे में पढ़ा जाएगा, जब संविधान को पढ़ा जाएगा कि संसद क्या है, कैसे है, क्या अधिकार है, क्या क्षेत्र है, क्या कर सकती है, उसकी सारी सीमाओं को जाना जाएगा, कौन सांसद बन सकता है। तो ये सब आगे की चर्चा है, जब संविधान को हम लोग शुरू करेंगे तब पढ़ा जाएगा। तो इतनी चीजें इसमें शामिल की गई। थोड़ी सी इनकी संख्या में भी परिवर्तन हुआ। अब क्या हुआ था कि जो माउंटबेटन योजना थी, माउंटबेटन योजना से तात्पर्य यानी कि जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था इस योजना के माध्यम से, तो उसके लागू हो जाने के बाद मुस्लिम लीग क्या हुआ कि संविधान सभा से निकल गया। भाई वो पाकिस्तान के लिए अपना संविधान बना था, तो जो उसकी पूरी संख्या थी उस पर भी असर आया। तो अब संख्या क्या हो गई थी? इनकी तो इनकी संख्या 389 से, पहले क्या थी? पूरी संख्या कितनी थी संविधान सभा की? 389 हुआ करती थी। तो 389 में से 296 प्रांतों से थे और 93 जो रजवाड़े हैं उनके प्रतिनिधि हुआ करते थे। अब ये 389 के बजाय इसको देखिए, पहले वाले को मैं रेड पेन से लिखा हूं, अब जो वर्तमान में हो जाता है उस समय ही, अभी वर्तमान में नहीं, उस समय ही जब बाद में परिवर्तित होता है तो उनकी संख्या 389 से घट के 229 हो जाती है। और प्रांतों से अब कितने चुने जाएंगे? इससे भी जाहिर सी बात है कि कम होंगे। तो प्रांतों से अब 229 चुने जाएंगे और रजवाड़ों से 70। ये संख्या हो जाती है। फिर जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है तो उसमें रजवाड़ों को प्रावधानित किया गया था कि वो चाहे तो अपना संविधान खुद बनाएं, चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं, चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। तो धीरे धीरे अब राजाओं के पास ऑप्शन बचा नहीं। बहुत आसानी से ऑप्शन तो था, चाह तो रहे थे कि हम भी अपना स्वतंत्र देश बनाने, भले ही वो पूरे चारों तरफ से भारत से घिरे हो, बीच में ही उनका रजवाड़ा क्यों ना आता हो। वो लगभग चाहते थे, जो समुद्र के किनारे थे, सीमावर्ती तट क्षेत्र में थे, वो तो काफी हद तक चाहते थे कि हम अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर लें। जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, ये सब काफी विवादित रहा उसी समय से ही। और काफी मशक्कत के बाद भारत में उन्होंने विलय किया अपना। तो विलय होने के बाद उनके जो प्रतिनिधि थे वो यहाँ पे आने लगते थे। तो इतनी चीजें अब संख्या हो गई। तो ये चीज रहा, कुछ जो परिवर्तन हुआ था संविधान सभा में किसके चलते? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आने के चलते जो परिवर्तन हुआ था, ये चीज इसमें शामिल थी। अब कुछ हम लोग इसका महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख लेते हैं, जो उससे रिलेटेड तथ्य है उसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि सीधे सीधे एक एक चीज को समझेंगे तो काफी, संविधान सभा ऐसे थोड़े बना है 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा, ये भी एक क्वेश्चन है। तो उस पे एक एक चीज पे चर्चा करेंगे तो काफी समय लगेगा ही। तो इसके 60 टाइप को हम लोग एक एक नोट्स की तरफ पढ़ते चलेंगे और उसको समझते चलेंगे, जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम लोग शुरू करते हैं ये वाले तंत्र को। देखिए
इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। किस तारीख को? 22 जुलाई को। ये चीज भी परीक्षा में काफी पूछा करता है, तो 22 जुलाई 1947 आप लोग याद कर लीजिएगा। 22 जुलाई को अपनाया होगा तभी तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय झंडा जो तिरंगा है वो बना होगा, फहरा होगा। देखिए क्या होता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन झंडे के फहराने में दो अंतर हुआ करता है। पहला क्या होता है कि 26 जनवरी को, मैं पिछली बार भी बताया था, एक बार फिर बता रहा हूँ कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति महोदय फहराते हैं झंडा, और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री फहराते हैं देश के झंडा। लेकिन एक और अंतर सबसे बड़ा होता है कि 15 अगस्त को झंडारोहण होता है, यानी झंडा नीचे से लेके ऊपर तक जाता है, और 26 जनवरी को केवल ऊपर ही रहता है, केवल फहराया भर जाता है। तो इसमें डिफरेंस रहता है। तो इसके पीछे भी बहुत कारण है, इसको हम लोग समझा जाएगा। कारण सबसे महत्वपूर्ण आप इतना जानिए कि देश उसी दिन आजाद हुआ था, उसी दिन हमारे झंडे को एक आधिकारिक रूप से कह सकते हैं कि मान्यता मिली, देश का झंडा। तो ये चीज हो गया। दूसरा आपका हो गया कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। उम्मीद है आप सभी लोग जानते होंगे राष्ट्रीय गान क्या है, हम लोग का राष्ट्रीय गीत क्या है। राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन अधिनायक जय राष्ट्रीय गान है, जो गीतांजलि से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। गीतांजलि एक पुस्तक है, उसी से ये जन गण मन को लिया गया है। और राष्ट्रीय गीत है, तो राष्ट्रीय गीत को आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो उन्हीं की पुस्तकों में से ये चीज लिया गया है। राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, ये वाला राष्ट्रीय गीत है आपका। तो इतनी ये चीज हो गई। फिर मई 1949 में इन्होंने राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता थी, सदस्यता को सत्यापित किया। क्या किया? सत्यापित किया। यानी कि राष्ट्रमंडल का सदस्य तो भारत पहले से ही था ही, मतलब राष्ट्रमंडल में वो देश आते हैं कि जो जहाँ पे ब्रिटेन का डोमिनियन रहा हो, जो अधीनस्थ रूप में रखा हो देशों को, और वहाँ पे वो शासन किया हो, तो वही देश आते थे राष्ट्रमंडल के रूप में। लेकिन 1947 के अधिनियम द्वारा ये छुट्टी दे दी गई थी कि वो चाहे तो राष्ट्रमंडल में शामिल रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। तो खैर ये अब एक औपचारिक रूप से ही शामिल है, कोई बहुत अब इशू नहीं रह जाता है। बस एक आप कह सकते हैं धरोहर के रूप में शामिल है, उसमें ये बनाया गया है। तो इतना ही है बस, इसमें बहुत कुछ है नहीं। फिर 24 जनवरी को भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 24 जनवरी जाते जाते 1950 संविधान सभा का पूरा कार्य पूरा हो चुका होता है, और सबसे आखिरी बैठक होती है। उसी दिन गणतंत्र के धरोहर के रूप में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतना फैक्ट्स आप लोग को समझ में आया होगा। फिर आगे आता है कि संविधान कितने दिन में तैयार हुआ, ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। या संविधान में कितनी बनाने में कितनी लागतें लगी। तो संविधान कितने दिन में तैयार हुआ? 2 साल 11 माह 18
दिन। कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन। खर्च कितना हुआ? तो 65 लाख रुपया खर्च हुआ। लगभग 65-64 मान लीजिए, 64 दिया है किताबों में, 64 लाख खर्च हुआ। और कितनी बैठकें हुई? तो 11 बैठक हुई। 12वां बैठक जो थी वो 24 जनवरी 1950 को है। ये भी पूछा जाता है कि 12वां बैठक कब हुई थी। 11 बैठक से तात्पर्य केवल 11 दिन ही नहीं, एक सत्र होता था, 4 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का। जैसे आज के डेट में संसद का सत्र चलता है, वैसे ही उसका भी सत्र चलता था कि आज से शुरू होगा और 5 दिन तक इसकी बैठक होगी संविधान सभा की। और वही सभा को विधायिका के रूप में भी कार्य करना रहता था। तो इस तरह उसमें काफी गैपिंग हुआ करता था। तो ये चीजें इसमें शामिल होती थी। फिर आगे भी कुछ तथ्य है, इसको भी देख लेते हैं। आज हम लोग इसमें मुख्य मुख्य चीजों को समझ लिया जाएगा जो परीक्षा से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फिर अगला तथ्य क्या है इसका, उसको समझते हैं। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया। जो उसका मुहर होता था वो हाथी को रखा गया। उसका जो प्रतीक संविधान सभा का था उसको हाथी को बनाया गया। ठीक, BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा करता है कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। तीसरा इसका है कि संविधान सभा का सचिव कौन था। कौन थे ये? HBR अयंगर। HBR अयंगर कौन थे? सचिव थे। किसके सचिव थे? तो संविधान सभा के सचिव थे। आज भी सचिव हुआ करते हैं ना, जो लोकसभा के महासचिव होते हैं, सचिव होते हैं, तो वैसे ही इस सब के सचिव थे। ये सब कार्य प्रणाली को देखते थे, ऑर्गेनाइज कराते थे ये पूरी सिस्टम को कि कब बैठक होगी। ये सब भी मेंटेन करने के लिए काफ़ी अधिकारी वर्ग की ज़रूरत होती है या कर्मचारी की ज़रूरत होती है। ये सब इन्हीं के अधीन में रहता था। LN मुखर्जी को मुख्य प्रारूपकार बनाया गया था। मुख्य प्रारूपकार से तात्पर्य यानी कि जो संविधान सभा लिखा जाएगा, जो लिख रहा होता है उस कमेटी के ये अध्यक्ष थे, वो मुख्य प्रारूपकार थे। कौन? तो LN मुखर्जी।
प्रेम बिहारी रायजादा। ये कौन थे? तो संविधान सभा के सुलेखक थे और इन्होंने प्रवाह में शैली से, एक इटालियन शैली है ये, इटालियन शैली है, इसी शैली में इन्होंने संविधान की हस्तलिखित रूप से रचना किया है। तो इतनी चीजें इसमें महत्वपूर्ण हैं। आज काफी लिखना हो जा रहा है, आप लोग को फैक्ट्स सामने रखा जा रहा है, क्योंकि ये सब आवश्यक चीजें हैं और परीक्षा में सीधे तौर पे पूछता है। तो इससे आपको बोर होने की जरूरत नहीं है, आपको उसको समझते चलना है चीजों को। और आप लोग को जो ना समझ में आया करे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करिए। आप लोग को अगले क्लास में बता दिया जाएगा, या पढ़ने को तो व्यक्ति किताब भी पढ़ सकता है, इस वजह से मैं अगले क्लास में उसको अच्छे से उस पर एक बार बता दिया करूँगा। जो समझ में ना आया आप लोग कमेंट करके निसंकोच पूछ लिया करिए। फिर इसको हिंदी में कौन लिखा था? तो हिंदी में लिखे थे बसंत वैद्य द्वारा हिंदी में लिखा गया था इनको। तो इतनी चीजें इसमें महत्वपूर्ण हैं। आगे हम लोग कुछ समितियां बनी हुई थी, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है क्या नहीं रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ पूछेगा वो। संविधान सभा में जितना भी कार्य हुआ लगभग कार्य आपको पूछ सकता है वो, लेकिन कुछ क्वेश्चन होती हैं कि जो बराबर रिपीटेड होती हैं, तो वो सब मैंने आप लोग को लिख के समझा दिया। बाकी जो मैं कॉन्सेप्चुअल बताया हूँ वो आप लोग समझे होंगे। ये सब जो मैं लिखा हूँ वो काफ़ी रिपीटेड हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से एकदम समझिएगा। कुछ समितियां हैं उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो समितियां तो कई बनी हुई थी, जितने भी कार्य थे वो एक व्यक्ति कर नहीं सकता था, जगह जगह कमेटी बनाई गई थी। तो उस कमेटी में मुख्य रूप से जो बड़ी बड़ी कमेटियां थी वो 8 थी। तो परीक्षा में क्या करता है कि कमेटी का नाम पूछ देता है और कहता है कि उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके देख लेते हैं 8 को। पहला कौन सा है? संघ शक्ति समिति। संघ समिति के कौन अध्यक्ष थे? तो जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान सभा समिति, सभा को हटा दीजिए, केवल संघीय संविधान समिति को माने। इसके भी यही थे, नेहरू जी के। तीसरा आता है आपका प्रांतीय संविधान समिति। सरदार पटेल जी थे। देखिए इसको भी आप लोग एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझिएगा। मैं अभी लिख देता हूँ एक एक तो, फिर इसको बताता हूँ कि कैसे आप लोग इसको याद करिएगा। वो चीज़ आपको भूलेगी ही नहीं, को कहीं प्रश्न आएगा सीधे तौर पे मार ले जाएंगे। फिर देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक
एवं जनजाति सहित बहिष्कृतों के लिए समिति। तो इस समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को एक बार अलग से हम लोग इसके सदस्यों को भी नाम को जाना जाएगा। प्रारूप समिति के अंबेडकर जी थे। प्रक्रिया एवं संचालन, ये दोनों अलग अलग समिति थी, मैं एक ही साथ लिख दे रहा हूं क्योंकि इनके अध्यक्ष एक ही थे। चालन समिति राजेंद्र प्रसाद। फिर आगे एक आखिरी बचा है राज्यों के लिए समझौता समिति, इसके जवाहरलाल नेहरू। देखिए अब इसको समझना कैसा है, संघ और संघी, जहां पे संघ का नाम आएगा वहां पे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे आपके। जहाँ पे संबंध कहीं अच्छे संबंध रखा जाना है जैसे विदेशी नीति को लेके, तो ऐसी कमेटी के ये नेहरू जी रहेंगे। फिर जब प्रांतीय संविधान की समिति की बात आती है तो उसमें क्या होता है कि जितने भी प्रांत थे उनको भारत में विलय करवाना या उन पे थोड़ा सा नियंत्रण शक्ति से रखना, ये सब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जिम्मा में दिया गया था। तो ये उसके अध्यक्ष रहते थे। फिर जो मौलिक अधिकार है अल्पसंख्यक एवं जनजाति, चाहे जो बहिष्कृत लोग हैं जो या तो पाकिस्तान से आए हैं जहाँ से आए थे, तो उनके लिए भी समिति जो बनी थी, उन सबके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे। इसमें कई उप समितियां भी बनी थी, उसके भी अध्यक्ष अलग अलग थे, तो उनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत इतना ही महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे पूरा। इन्हीं को पूरा का पूरा प्रारूप बनाना संविधान को, कि संविधान का प्रस्तावना पहले रखा जाएगा, नागरिकता को पहले भाग में रखा जाएगा, दूसरे भाग में मौलिक अधिकार को कौन से भाग में रखा जाए, ये सब का सब सीक्वेंस बनाना, जिस मतलब जो हम लोग का एक सिस्टम बना हुआ है कि भाग 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, ये सब कैसे रखना है, कैसे क्या करना है, इस सब प्रारूप समिति के अंतर्गत थी। और उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसीलिए इनको संविधान का पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। अंबेडकर के बारे में एक आप लोग को कोटेशन बता दूं कि महात्मा गांधी जी से जब पूछा गया कि संविधान सभा में इनको शामिल किया जाए या न किया जाए, तो गांधी जी ने इनके बारे में अपना वक्तव्य दिया। चूंकि गांधी जी से इनका बहुत अच्छा संबंध रहा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इनको कहा कि यदि आप अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल नहीं करेंगे तो उसमें देश का लॉस हो जाएगा, इसमें अंबेडकर का कोई भी घाटा नहीं होगा। तो ये इतने काफ़ी बड़े स्तर के विधिवेता थे, तो इनको प्रारूप बनाने के लिए दिया गया। और सौभाग्य की बात है आज भी वही प्रारूप हम लोग का चालू है। एक आध समितियां और हैं जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, वो भी राजेंद्र प्रसाद थे। फिर संविधान सभा के कार्यों के लिए
तो जीवी मावलंकर जी थे। ये सब छोटी छोटी समितियां हैं, ये लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण उतना नहीं है। जो परीक्षा में पूछेगा यही मुख्य रूप से सामान्य स्तर पे पूछेगा। बाकी उसको भी आप लोग यदि जानना हो तो किसी किताब वगैरह से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत बताने वाली चीज़ नहीं है और हमारा काम है कि आपको अच्छे ढंग से समझाया जाए, जो मुख्य मुख्य चीज़ें उसको बिंदुवार किया जाए। ठीक, तो ये चीज़ें इसमें शामिल नहीं। अब क्या होता है कि 26 नवंबर 1949 को हम लोग का संविधान पे संविधान सभा का सिग्नेचर हो जाता है। संविधान सभा की जो 11वीं सत्र की बैठक होती है वो आखिरी 26 नवंबर को होती है। अब कुछ आर्टिकल जो थे वो लागू हो जाते हैं और कुछ आर्टिकल पूरे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। उन्नीस सौ 49 यदि संविधान पे सारे सदस्यों का सिग्नेचर हो जाता है। ये याद करिए, 284 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करते हैं। सदस्य कितने थे 26 नवंबर 1949 के दिन? 299 सदस्य थे, लेकिन उपस्थित कितने हुए? तो 284 उस दिन। कब? 26 नवंबर 1949 के दिन। और जब सिग्नेचर किया गया तो उस दिन क्या था स्थिति भारत का? 395 अनुच्छेद बनाया गया, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अब काफी परिवर्तन होता गया। अनुच्छेद तो आज भी प्रॉपरली यदि देखा जाए तो 395 ही है, लेकिन क ख ग घ बीच बीच में जोड़ते जोड़ते वो काफी 465 66 के करीब पहुंच गई हैं। भाग तो 22 है आज भी, लेकिन अनुसूचियां भी 12 हो गई हैं बढ़ के। तो इसको भी अलग से हम लोग पढ़ाई जाएगा आगे जब पढ़ेंगे तो इतनी चीजें इसमें समाहित रहीं। इस प्रकार से लगभग पूरा संविधान सभा का पूरा कार्य समाप्त हुआ। और भी जो छूटा छटका रहेगा वो बीच बीच में हम जब रिलेट करेंगे तो पढ़ाते चलेंगे। जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो संविधान सभा से भी रिलेट करके उसको बताया जाएगा आपको। आप लोग बस बने रहिए चैनल पे, और जो ना प्रश्न समझ में आया करे उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ पूछ लिया करिए निसंकोच। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।